व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? क्या है ये वैलेंसी? केमिस्ट्री का एक बहुत ही मतलब एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जिसको हम लोग बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। आज उस कॉन्सेप्ट को हम और आप मिलके समझने वाले हैं। इसके बाद वो जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं व्हाट इज़ वैलेंसी के ऊपर। और चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर हम वैलेंसी का एक सबसे बेसिक उसका डेफिनेशन देखें तो वो कुछ ऐसा है कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब बहुत सारे एलिमेंट हैं हम लोग के वर्ल्ड में, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब, कंबाइन मतलब क्या होता है? कंबाइन मतलब होता है जब दो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, दो चीज़ें मिल जाती हैं उसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो जब दो एटम्स, ठीक है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, दो एलिमेंट्स, यहाँ पे ये रहा एक एलिमेंट, यहाँ पे ये दूसरा एलिमेंट, जब वो दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं मतलब जब वो दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और कुछ नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। और उसमें कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको वैलेंसी कहते हैं। अब इसको और थोड़ा सा डीप में समझते हैं कि कंबाइन करता कैसा है, ठीक है। तो वैलेंसी है क्या? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक एटम क्या होता है। एटम से पहले ये क्या है बताइए? दिस इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास। तो इसका कुछ मास होगा और ये कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे, ठीक है। अब मैटर से क्या बनता है? मैटर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता होगा, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एकदम पूरा सट के, क्योंकि ये एक सॉलिड है। जब सॉलिड होता है उसमें क्या होते हैं? सारे टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। और वो जब सॉलिड होता है तो टाइटली पैक्ड, थोड़े से लूजली पैक्ड तब होते हैं जब वो लिक्विड होते हैं, और जब गैस होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ्री होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं तो सॉलिड में कुछ मैटर ऐसा होता है और उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस ढंग से होते हैं। इसके ऊपर और भी है, ऐसा मत सोचना कि और नहीं है, ऐसे पूरा बहुत सारे यहाँ पे भरे हुए हैं, एकदम बिल्कुल सट के। तो इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर में अगर हम लोग देखें, जैसे कि मान लीजिए पानी का बना हुआ है, ठीक है, अगर ये पानी है तो पानी का क्या होता है फॉर्मूला? H2O होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? मॉलिक्यूल्स है H2O के। अगर H2O के अंदर देखें कि एटम्स कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा ऐसा, ठीक है, और उसके सामने क्या होगा? इधर एक हाइड्रोजन लटका हुआ होगा उसके साथ कंबाइन करके, इधर एक कंबाइन करके हाइड्रोजन लटका होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो मॉलिक्यूल था, अगर इसको हम लोग फर्दर तोड़ें तो यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जॉइंट है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जॉइंट है। और अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जॉइंट है, तो ये इसी को बोलते हैं कंबाइनिंग। अब और समझते हैं कि इसमें कंबाइन कैसे किया जाता है। तो अब कंबाइन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि कंबाइन अगर होता है तो उसमें वो दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम्स जो है वो दोनों साथ मिलके क्या बनाते हैं? कोई बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड मतलब वो लोग साथ में जो जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो बॉन्ड को हम लोग देखते हैं। तो बॉन्ड जैसे कि यहाँ पे आपने अभी देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन थे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे था, वो दोनों ऐसे जुड़े हुए थे। तो वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बॉन्ड देखिए बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे कुछ बॉन्ड्स मैं बता रहा हूँ, सारे बॉन्ड्स में नहीं बताने वाला क्योंकि ये वैलेंसी का वीडियो है। पहला आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड होता है, और एक कोवेलेंट बॉन्ड। जस्ट थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप जान लीजिए कि एक आयोनिक बॉन्ड होता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड में होता है कि एक ही चीज़, मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, वो बस अपना तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है, तब उसको बोलेंगे। एक तरफ से जब कोई चीज़ का गिविंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जब एक तरफ से दिया जाता है तो उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रॉन साथ में मिलकर शेयर करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? शेयर करते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और इसका इलेक्ट्रॉन ये ले ले। बट इलेक्ट्रॉन का बात कहाँ से आया?
इलेक्ट्रॉन को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। तो अभी मैंने बताया था कि एटम्स क्या थे, ठीक है। अब एटम के अंदर और अगर हम लोग डीप जाएंगे तो उसके अंदर हम लोग को मिलता है एक न्यूक्लियस। ये है उस हाइड्रोजन का या फिर क्लोरीन का न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है? क्लोरीन का न्यूक्लियस है। और आपको पता है कि मतलब ये क्लोरीन का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन। न्यू से न्यूक्लियस, न्यू से न्यूट्रॉन। और क्या पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर? और पाया जाता है प्रोटॉन, ठीक है। तो ये सारे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर में रहते हैं, पर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वही एक एक्चुअल में एक ऐसा आदमी होता है, मतलब ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में उसी का अदला बदली होता है, ठीक है। उसी का अदला बदली से हम लोग वैलेंसी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका ये जो शेल है, इसको क्या बोलते हैं? शेल या फिर एनर्जी लेवल्स। क्या बोल सकते हैं? शेल या फिर एनर्जी लेवल्स। तो ये इसका शेल है, शेल में वो घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का सबसे पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसके बाद वाला में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 10 हो गया। एटॉमिक नंबर क्या होता है क्लोरीन का? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ चुके हैं। ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। समझ सकते हैं कि यहाँ पे 8 है और अंदर में 2 है, तो 8 और 2 10 हो गया। और 7 इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके बाहर वाले शेल में घूमते रहते हैं। 7 4 5 6 7 बाहर में है, अंदर में 8 है, ठीक है। तो ऐसा कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे में हम लोग मोटे मोटे में समझ सकते हैं कि किस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं। तो क्लोरीन 17 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना नॉलेज को बढ़ाते हैं कि यहाँ पे मैंने भी बताया कि बहुत सारे शेल्स होते हैं। अब आपके माइंड में डाउट आया होगा कि यहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, ठीक है, तो मतलब इसके जो शेल्स हैं, अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। बट हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आने वाला है? तो उसके लिए एक बहुत ईजी मेथड है, वो है कि हम यहाँ पे 2n² वाला फार्मूला को लगा दें। 2n² वाला फार्मूला क्या है? इसमें n है नंबर ऑफ शेल। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ के फर्स्ट शेल की बात करते हैं, तो यहाँ पर 2 के और n की जगह 1 लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 1 सा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद सेकेंड में देखें। सेकेंड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिर से उस फॉर्मूला में लगा देंगे 2n², n की जगह 2, तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 2 × 4 8 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना जा सकता है? 8 जा सकता है। 7 और 8, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकता है। अब अगर थर्ड शेल को देखें तो 2n² फिर से लग गया, n की जगह 3, 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 2 जा 18, मतलब इसमें कितने जा सकते हैं? 18। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, मतलब इसमें 18 जा सकता है, ठीक है। तो यही रूल होता है इन सारे शेल्स का। शेल्स का नाम भी होता है कुछ, जैसे इसका K शेल नाम है, इसका L शेल नाम है, और इसका M शेल, KLM शेल, ठीक है। मतलब केमिस्ट्री में इनका ऐसा नाम है। और इसमें कितने हम लोग हटा सकते, मतलब कितने इसके अंदर कैपेसिटी है, उसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटी 18 है, इसका कैपेसिटी 8 है और इसका कैपेसिटी 2 है, ठीक है। ये सब इसका कुछ रूल्स है कि इसके अंदर में कितना आ सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ था जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए, जो आपको जानना चाहिए कि कितना हम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और एक एलिमेंट को देखते हैं जिसका नाम है सोडियम। तो उसमें कुछ कैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब अभी आपने पढ़ा कि पहला शेल अगर सोडियम का हम लोग बनाते हैं उसको Na से डिनोट किया जाता है, तो पहला शेल में 2 होगा, उसके बाद वाले में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 8 और 2 10 11 है, तो और एक उसके बाहर में बन जाएगा 1। तो इसमें वैलेंसी क्या है? वैलेंसी ये है कि मतलब इसका वैलेंसी अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को हम लोग वैलेंसी मान सकते हैं। ये पहला रूल है, एक रूल है, ऐसे हम लोग उसका वैलेंसी मान सकते हैं कि उसके बाहर में 1 है तो उसका वैलेंसी क्या हो गया 1 हो गया। अब वैलेंसी कैसे हुआ उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। वैलेंसी 1 ही क्यों हुआ, कैसे हुआ? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब स्टेबिलिटी का, ठीक है। कोई भी एलिमेंट दुनिया में स्टेबल तभी होगा जब वो उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस का वैलेंसी में पहुंच जाएगा। यानी कि इनर्ट गैस का वैलेंसी जो होता है 0 कैसे होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस होने का। अगर उतना आपके पास रहेगा, वो रूल्स अगर कोई एलिमेंट को पूरा कर रहे हैं तब तो वो दुनिया में स्टेबल है और वो सर्वाइव कर सकता है। अगर वो उस रूल को पूरा नहीं कर रहा है तो वो उस वहाँ पे स्टेबल नहीं है और उसका स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो दुनिया में नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला है ऑक्टेट रूल, ठीक है। ऑक्टेट रूल मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। कहाँ पे होना चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूप्लेट रूल में क्या हो जाएगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे में आपको समझ आ जा रहा है, बट और थोड़ा इसको फनी वे में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके इसको और ज़्यादा फनी वे में देख सकते हैं, तो आपको और भी बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग क्या बना देते हैं? एक बाबा बना देते हैं, ठीक है। इसको भी एक बाबा बना देते हैं। अब बाबा बना देते हैं, कैसे बाबा बन जाएगा, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि मतलब ये बाबा है, ऐसे इसको मान लेते हैं कि इसका नाम क्या है? ऑक्टेट बाबा। इसका नाम क्या है? ड्यूप्लेट बाबा। अब ऐसे 2 टाइप के बाबा दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब किसी भी एलिमेंट के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। अगर तुमको एलिमेंट से अगर तुमको कंपाउंड बनना है, ठीक है, दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो अगर तुम एलिमेंट से कंपाउंड बन गए तो। और कंपाउंड बनने के लिए तुम्हारा वैलेंसी होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहीं से अराइज होता है कि ऑक्टेट बाबा जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑक्टेट बाबा, कि मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स तुम रखो कुछ भी करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। अगर तुम नहीं रखते हो तो तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ड्यूप्लेट बाबा है वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारे इनर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब सबसे अंदर वाला ऑर्बिट में तुम्हारे कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? सबसे इनर मोस्ट ऑर्बिट में तुम्हारे होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये तुमको भस्म कर देंगे। या फिर ऑक्टेट बाबा, अगर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तुम्हारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो उस एलिमेंट को ऑक्टेट बाबा भी भस्म कर देंगे। बाबा है, लोटा लेके घूमते हैं, श्राप दे देंगे, भस्म हो जाओगे, ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे और 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे। जैसे कि हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन पता है कि आपका वहाँ पे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है तो वो क्या वर्ल्ड में ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? बताइए मुझे, क्या वो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्टेट बाबा आएंगे, ड्यूप्लेट बाबा आएंगे और उससे पूछेंगे, हे बालक मुझे तू 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा अपने इनरमोस्ट ऑर्बिट में, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा, ऐसा बोलेंगे। तो क्या उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है, तो वो तो भस्म हो जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अगर उसको वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, दुनिया में सर्वाइव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ वो बॉन्ड बना ले और वो दोनों एकदम सेम हो। सेम कहने का मतलब कि जितना इसको ज़रूरत है
उतना उसको ज़रूरत हो, तो वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसको एक और चाहिए, तो ये कहीं जाएगा और किसी से एक मांगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा ढूंढा, इधर उधर घूमा, तो उसको बहुत मुश्किल से लास्ट में एक एलिमेंट मिला जिसका नाम था क्लोरीन। क्या नाम था? क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे बनाते हैं। तो क्लोरीन का आपको पता है कि इनरमोस्ट में 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 7 होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। 1 2 3 4 5 6 7, बाहर में कितना होता है? 7 होता है, और इसका 1 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों सोचा कि हम लोग कैसे दुनिया में सर्वाइव करेंगे, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ इनका। उसके बाद ये लोग सोचा कि जब मेरा एटॉमिक नंबर 17 है, कौन कहता है? एटॉमिक नंबर आपका क्लोरीन बोलता है कि मेरा एटॉमिक नंबर 17 है, और हाइड्रोजन जो वो बोलता है मेरा एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो भाई तुम्हारा 17 है, मेरा 1 है, मतलब तुम्हारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है, मतलब तुमको 8 बनने के लिए और कितना चाहिए? 1 चाहिए, ठीक है। 1 चाहिए, 1 अगर तुमको मिल जाएगा तो तुम तो 8 बन जाओगे, ठीक है। अब इसका और एक इसका कॉन्ट्रारी में और एक चीज़ हो सकता है कि मतलब ये अगर इसको 8 ही बनना है तो ये भी तो कर सकता है ना कि सातों का सातों किसी को डोनेट कर दे, है ना, सातों का सातों इसी को डोनेट कर दे। लेकिन वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर ये सातों का सातों देता है, एक तरफ आप समझिए, यहाँ पर ये 1 डोनेट कर रहा है और यहाँ पे 7 मतलब 1 ले रहा है, ठीक है, गेन कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? सातों का सातों डोनेट कर रहा है। तो आप बताइए किसमें ज़्यादा एनर्जी लूज़ होगा? सबसे ज़्यादा एनर्जी जहाँ सातों का सातों लूज़ करे, क्योंकि उसको 7 लूज़ करना, 7 पे वर्क करना है और यहाँ पे 1 पे वर्क करना है, तो इसमें ज़्यादा उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा। इसीलिए वो किसको प्रीफर करेगा? इस वाले को प्रीफर करेगा, मतलब किसी एक से ले लेने को प्रीफर करेगा। तो इसका 17 है, मतलब इसका यहाँ पे 7 है, इसको 1 चाहिए। तो ये हाइड्रोजन से विनती करता है कि बोलता है कि हाइड्रोजन मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, उससे क्या हो जाएगा? मैं पूरी तरह से बैलेंस हो जाऊंगा और तू भी बैलेंस हो जाएगा। कैसे? तो ये सोचा कि ये बोला कैसे भाई मैं कैसे हो सकता हूँ? तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है। जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉन्ड बना लिया, अपना ऑक्सीजन यहाँ डाल दिया, और यहाँ पे मतलब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल दिया, और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ले लिया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें तो इसके पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके साथ जब ये इससे मिला, इससे जब ये मिल रहा है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये भी ले रहा है, ठीक है, मतलब इसका 1 है, इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन भी इससे मिल जा रहा है, साथ में वो लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ ले रहा है सेम टाइम पे। तो इस तरह का जब शेयरिंग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जब ऐसा शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया और HCl बना दिया। HCl बनाया, और अब ये दुनिया में पूरे अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं, क्योंकि इनको कोई भस्म नहीं कर सकता है HCl को। अब जो ये HCl है, इसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप समझते हैं वैलेंसी था क्या? जैसे कि इसका 1 था, ठीक है, तो इसको तो ड्यूप्लेट रूल पूरा करना पड़ेगा। तो ड्यूप्लेट बाबा जब इसके पास आता है तब ये इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो ये इससे 1 ले लिया है, तो इसके पास इसका वैलेंसी भी 0 हो गया, मतलब इसको और तो नहीं चाहिए, 2 बन गया, तो और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं चाहिए, तो इसका वैलेंसी पूरा हो गया, 1 का वैलेंसी। और जो क्लोरीन था उसका 17 था, तो उसको 8 होने के लिए 1 चाहिए था, जितना चाहिए होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। तो इसका क्या हो गया? 1 वैलेंसी। जब दोनों का सेम वैलेंसी हो गया तो उसके बाद HCl बना, मतलब 1 वैलेंसी इसका भी था, क्लोरीन का 1 वैलेंसी था और हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी। तो वैलेंसी इसी को कहते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ड्यूप्लेट रूल उसको पूरा करना पड़ता है, ऑक्टेट रूल पूरा करना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए, और उसको सबसे नियरेस्ट जो उसका एक इनर्ट गैस होता है, जो कि नॉन रिएक्टिव मतलब इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होता है, उसका स्टेबिलिटी उसको अटेन करना पड़ता है, उसका वैलेंसी में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन जो है उसके सबसे इनरमोस्ट इनर्ट गैस कौन सा है? सबसे इनरमोस्ट गैस है हीलियम, सबसे नियरेस्ट, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और उसका वैलेंसी 0 है, क्योंकि 2 का 2 तो पूरा कर रहा है, इसको कोई और आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ
वो उसका वैलेंसी भी पूरा कर रहे हैं, मतलब उसका वैलेंसी 0 बन गया, जब 2 हुआ तो 0 बन गया, और जो क्लोरीन है वो भी बन गया, ठीक है। तो यही होता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। तो क्लोरीन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक आज ख़त्म होता है। बिल्कुल आपको कोई भी डाउट है तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और तो आई होप इट्स क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको टेक्निकल वर्ड्स लिखने हैं, ये सारे बस समझने के लिए थे, जैसे कि ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, वैलेंसी क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, वो सारे आपको लिखने होंगे, ठीक है। थैंक यू।